नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। सुबह के 11 बज चुके हैं और 11 बजे वक्त तो चलता है न्यूज रूम लाइव का। अगले 40 मिनट तक हम आपके साथ बने रहेंगे और हर खबर आपको बताएंगे। पहलगाम हमले से जुड़ा हर एक किस्सा, हर एक बैठक, हर एक चर्चा जहां पर भी हो, चाहे वो भारत के अंदर हो या भारत के बाहर हो, हर खबर आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की कुछ अहम सुर्खियों पर। आज की पहली बड़ी खबर रहेगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जापान के रक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे। यह बड़ी बैठक होगी जिस पर सबकी नजरें बनी रहेंगी, पूरी दुनिया की नजरें इस पर आज बनी रहने वाली है। वही अगली बड़ी खबर रहेगी, आपको बताना चाहेंगे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 5 आईडी जो है वो कहीं ना कहीं बरामद की है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों की। जल विवाद पंजाब और साथ ही साथ हरियाणा के बीच गहराता जा रहा है। पंजाब की तरफ से पहले सर्वदलीय बैठक की गई, उसके बाद हरियाणा में भी सर्वदलीय बैठक की गई। लेकिन आज पंजाब सरकार ने इस विषय में एक विशेष सत्र बुलाने का भी ये बुलाया गया है और आज विशेष सत्र भी होना है। हरियाणा में आज कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। कई मुद्दे होंगे जो इस बैठक में डिस्कस किए जाएंगे। हरियाणा की प्रगति को लेकर और हरियाणा के विकास को लेकर इस पर भी बातचीत करेंगे। तो कानपुर में 5 लोगों की मौत हुई है। ये आग लगने की वजह से 5 लोगों की मौत हुई है और ये बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के सभी लोग हैं जिनकी मौत हुई है। पूरी डिटेल क्या है, जानकारी क्या है, किस तरह से आग लगी और वहां पर इस आग की जद में आने से 5 लोगों की मौत हुई, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे आज की पहली बड़ी खबर से न्यूज रूम लाइव में, और वो खबर है राजनाथ सिंह जो है वो रक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे। ये रक्षा मंत्री दोनों तरफ से होंगे और जापानी रक्षा मंत्री के साथ राजनाथ सिंह की मुलाकात होनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात होगी, पूरी दुनिया की नजरें इस मुलाकात पर बनी हुई हैं। ये द्विपक्षीय बैठक होनी है। जापानी रक्षा मंत्री जेन नकातानी के साथ ये बैठक होगी और नवंबर 2024 में पहले भी इन दोनों नेताओं के बीच, इन दोनों मंत्रियों के बीच मुलाकात हो चुकी है। रक्षा समझौतों को लेकर बातचीत हुई है और बाकी अन्य मुद्दे भी डिस्कस किए जाएंगे, क्योंकि इस वक्त भारत पाकिस्तान का जो तनाव है वो पूरी दुनिया में इस वक्त देखने को मिल रहा है और हर बड़ा देश इस मुद्दे पर चिंतित भी नजर आ रहा है। चाहे वो यूएन हो या यूएनएससी हो, हर जगह पर भारत पाकिस्तान के बीच के तनाव को लेकर बैठकें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं। क्योंकि अगर ये तनाव युद्ध में बदलता है तो जाहिर सी बात है बहुत सारा नुकसान कई देशों को हो सकता है, जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट भारत के साथ है, जिनका आयात निर्यात भारत के साथ है या जिनका ट्रेड टाई अप भारत के साथ है। ये तमाम चीजें हैं जिस पर फिलहाल चिंताजनक विषय ये बनता जा रहा है पूरे विश्व के अंदर। यही वजह है कि कई सारे ऐसे देश हैं जिनके मुखिया भारत आ रहे हैं, भारत में मुलाकातें कर रहे हैं। यही वजह है कि जापान के रक्षा मंत्री जो हैं वो राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। एक बहुत बड़ा समझौता दोनों के बीच होगा, वो रक्षा से जुड़ा होगा, डिफेंस से जुड़ा होगा, क्योंकि देश की सर्वोच्च प्राथमिकता रक्षा होती है, किसी भी देश की और किसी भी रक्षा मंत्री की, कि अपने देश को कैसे सुरक्षित रखा जाए। अंदरूनी हालातों के साथ चलना और उनका निस्तारण करना, ये तो अंदरूनी बात है। लेकिन जब रक्षा की बात आती है या जब दूसरे देश के साथ टकराव की बात आती है, तनाव की बात आती है, तो उस समय रक्षा मंत्री का जो रोल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसकी भूमिका बढ़ जाती है। और उस भूमिका को निभाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जापान के रक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे। इससे पहले 2024 में इन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी और अब जाकर नवंबर के बाद अब मई के महीने में भी इन दोनों के बीच ये मुलाकात हो रही है, द्विपक्षीय वार्ता हो रही है, दोनों के बीच बातचीत होगी। और जाहिर सी बात है भारत पाक के बीच जो विवाद चल रहा है उसको लेकर भी दोनों के बीच ये बातचीत हो सकती है। फैसला क्या होगा ये देखना होगा। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, जरा उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, जिसको लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं पहलगाम हमले से लेकर अभी तक, और हमारी नजर भी हर एक अपडेट पर बनी हुई है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। आज की ये मुलाकात होनी है भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों के बीच। किस तरह से आप इस मुलाकात को देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ये मुद्दा वैश्विक मंच पर जा पहुंचा है, पूरे विश्व के अंदर ये मुद्दा जो है इस वक्त जिस पर चर्चा हो रही है, तो इस मुलाकात के मायने क्या है सर?
शीतल जी, देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कुछ मामलों में जापान बहुत एडवांस्ड है। हम्म। जैसे उसके पास वो टेक्नोलॉजी थी कि जो एक एस्ट्रॉइड, जी। ये एक जो आ रहा था, हम्म। उस पर इसने अपना रॉकेट भेजकर और वहाँ खुदाई करके वापस ले लिया। हाँ। टेक्नोलॉजी के मामले में हम्म। वहाँ ऐसी कई कंपनियां हैं जो कि नेविगेशन में और सीक्रेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में हम्म। बहुत माहिर हैं, और यहाँ तक कि अमेरिका तक ने उनको इस बात का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। हम्म। निश्चित रूप से हमारे जो पाकिस्तान के बीच में एक इस समय तरह चल रहा है, और हम्म। निश्चित रूप से भारत को एक संकल्प लेकर आतंकवाद की जड़ों को खत्म करना है, उसमें सहयोग लेने के लिए जो चीनी सैटेलाइट उनको इमेजरीज देंगे उनको ब्लॉक करने के लिए, और उनकी जो मिसाइल्स, अभी ताज़ा खबर ये है कि उन्होंने करीब 100, अब वो सत्य है या गलत है, क्योंकि आजकल हवाबाजी भी पाकिस्तान बहुत करता है। बिल्कुल। हालांकि पाकिस्तान की तो इतनी खस्ता हालत है कि वहाँ के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने तो कह दिया है कि अगर युद्ध हुआ तो मैं तो यूके भाग जाऊंगा। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ का जनमानस कितना परेशान है। और लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल वारफेयर के रूप में माना जाता है। तो अगर उन्होंने जैसे 100 मिसाइल्स दी, जिनकी रेंज जो है 100 से लेकर 200 किलोमीटर है, बिल्कुल। हालांकि वो कोई हमारे पास तो इतना उनका काट है, पर फिर भी जापान से हम जैसी भी टेक्नोलॉजी है वो लेकर उन मिसाइल्स के टारगेट्स को भ्रमित करके और दुश्मन के आसमान में ही हम हाँ। नष्ट करने के लिए पूरी ताकत से तैयार है। हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है, पर अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी हमको लेने के लिए जापान से इस तरह का समझौता करना डॉक्टर राम पड़ेगा, श्रीवास्तव और जी, कर रहे जापान हैं। एक ऐसा देश है जो शांत देश कहा जाता है, हर हमेशा इसकी बात होती है। तो क्या यहाँ पर कूटनीतिक रूप से दोनों देशों के बीच सुलह कराने की बात भी हो सकती है, या शांति की तरफ एक कदम बढ़ाया जा सकता है? हालांकि भारत भी बुद्ध के चलने वाला देश है, लेकिन जो स्थिति है, परिस्थितियां हैं, वो बिल्कुल अलग है, भिन्न है। देखिए, जिस तरह से रूस ने अलास्का को अमेरिका को बेच दिया था, आज अगर पाकिस्तान तैयार हो जाए तो मेरा अपना विचार है, अगर पीओके को वो दे दे और दूसरे जितने हमारे आतंकवादी हैं जो लिस्टेड हैं, जिनका कि डॉसियर उनके पास मौजूद है, जिनको इन्होंने छुपा रखा है, उनको सौंप दे, जिनसे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से उनके विरुद्ध जो आरोप हैं उन सब के आधार पर उनको हम सजा दे सकें। तो अगर हम जो चलते हैं संवैधानिक कानूनी रूप से चलते हैं, अब कानून की सब परतें उघड़ चुकी हैं, इस समय सिर्फ एक ही परत बची है, आतंकवादियों को जो जमीन में उनको शरण दे रहे हैं उनको जमींदोज कर दिया जाए। ये हमारा राष्ट्रीय संकल्प है जो प्रधानमंत्री ने बताया है, और जिसके लिए देश के सभी जो है विरोधी दल भी उनके समर्थन में है। हालांकि कुछ चवन्नी छाप नेता इस तरह की उलझलूल बातें भी करते हैं कि जैसे किसी चन्नी ने बोला था बालाकोट, उसका हमको प्रूफ दीजिए। अरे इनको तो हवाई जहाज में या मिसाइल में बांध के भेज देना चाहिए, तभी इनको प्रूफ नजर आएगा। ऐसे ही कोई एक मोदी साहब है तो वो चिल्लकों कर रहे हैं खून खराबा हो जाएगा और हम पानी नहीं रोक सकते। अरे क्यों नहीं रोक सकते? पानी रोकने का सबसे बड़ा फायदा शीतल जी आज जो है कश्मीर की जनता को मिलेगा। जो तुलबुल नाम का वहां पर बड़ी झील है मीठे पानी की, उससे जो है इतना लाभ होगा जिसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज पाकिस्तान के उस जल संधि समझौते के कारण हमने 80% पानी सिंध नदी का बाहर भेज दिया है। चिनाव नदी का तो पानी हमने पूरा रोक दिया है। सैटेलाइट इमेजरीज देखिएगा, अभी जरा ये मई के महीने के अंत में आप देखिए वहां पानी की हाहाकार मच जाएगी। और हम यद्यपि हम पहले आक्रमण नहीं करते हैं, लेकिन डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, इन दोनों देशों के बीच की मुलाकात या दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच की जो मुलाकात हो रही है, इस मुलाकात का जो पिन पॉइंट है वो क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ईरान के भी प्रधान रक्षा जो फॉरेन मिनिस्टर है वहां पहुंचे हैं, वो भारत भी आएंगे। कोशिश तो ये होगी कि युद्ध ना हो, क्योंकि जिस ढंग से पाकिस्तान बार बार धमकी दे रहा हम एटम बम फोड़ देंगे, एटम बम फोड़ देंगे। अरे एटम बम तो वो फोड़ ही नहीं सकता। अब जो सवाल ये उठता है, ईरान के प्रधानमंत्री आए, अब उनको शायद ये अभी पता नहीं है कि ईस्ट विंध्या के मामले में 3000 से ज्यादा
जिन लोगों को फांसी पे लटकाया गया है पाकिस्तान में, जी। वहां पर 70% शिया मुसलमान हैं। तो ये पाकिस्तान की सरकार सुन्नी मुसलमान होने के कारण शिया पर, अहमदियों पर, दूसरे धर्मों पर आतंकवाद ठीक है डॉक्टर राम श्रीवास्तव चलाती जी। मैं लौटता हूं आपके पास। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद तुरंत मैं आपके पास आऊंगा। बड़ी जानकारी, भारत पाक तनाव के बीच ईरानी मंत्री का दौरा भी भारत हो सकता है और ईरान के विदेश मंत्री फिलहाल पाकिस्तान पहुंचे हुए। भारत भी उनका आना तय है। पाकिस्तान में मंत्री अराघची की मीटिंग होनी है और पाकिस्तान के बाद भारत का दौरा भी अराघची करेंगे। ये ईरान के मंत्री हैं और जो फिलहाल पाकिस्तान पहुंचे हुए। पाकिस्तान में वहां पर मुलाकातें होंगी, बातचीत होगी। पाकिस्तान के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनके साथ ये महत्वपूर्ण मुलाकात होगी। उसके बाद भारत भी, ईरान के विदेश मंत्री आएंगे, भारत में भी उनकी चर्चा होगी। क्योंकि इससे पहले ईरान ने यह स्पष्ट कर दिया है, साफ कर दिया है कि भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच हम एक बॉन्ड जो है वो बना सकते हैं। उस बॉन्ड को लेकर भी बातचीत ईरान की तरफ से हुई है। ये ऑलरेडी ईरान ने एक जो प्रस्ताव है वो भारत के सामने रखा हुआ था कि हम दोनों देशों को सुलह करवाएंगे, हम दोनों देशों के बीच जो तनाव है उसे खत्म करेंगे, इस तनाव को कम करेंगे। लेकिन अब देखना होगा जब ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचेंगे, पाकिस्तान में जब उनकी मुलाकात हो भी रही है और उसके बाद जब भारत आएंगे तो क्या उनका रुझान होगा। पाकिस्तान से बातचीत के बाद भारत की तरफ उनकी क्या निगाहें होंगी और जो पाकिस्तान के साथ जो हुई बातचीत उसका आउटकम है उसका उपयोग भारत में कैसे किया जाएगा, उसका इस्तेमाल भारत में कैसे किया जाएगा, ये तमाम विषय हैं। देखना होगा। फिलहाल पाकिस्तान में जब बातचीत होगी उसके बाद जब भारत पहुंचेंगे तो ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि भारत में किस तरह से उनकी बातचीत होगी। हमारे साथ हमारे मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी बने हुए हैं हमारे साथ। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं और भारत भी उन्हें आना है। अब जाहिर सी बात है, ईरान ने पहले भी ये कहा था कि भाई हम दोनों देशों की सुलह करवा सकते हैं, हम दोनों देशों को एक मंच पर लाकर उनका जो इस वक्त जो तनाव है उसको कम कर सकते हैं। लेकिन बात जब उन जानों की आती है जो निहत्थे लोग पहलगाम में थे, न सिर्फ आज की, 1990 से सर हम देखते आ रहे हैं कई बार। जिस क्षेत्र में डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी मैं रहता हूं वहां पर भी धर्म पूछ कर लोगों को मारा गया है। लेकिन पर्यटकों पर जो पहली बार पहलगाम में हमला हुआ है, यह चिंताजनक विषय है। ये बिल्कुल भी समय नहीं है कि दो देशों के बीच या भारत पाकिस्तान के बीच एक तालमेल बनाया जाए। आपका कहना बिल्कुल सही है शीतल जी। वो 26 जाने जो गई हैं उनको कोई ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वापिस तो नहीं ला सकते हैं। रहा सवाल ये, पाकिस्तान ये हरकतें कब से कर रहा है, क्यों कर रहा है। पाकिस्तान की हरकतें जो पंडितों को वहां से भगाया गया था तब से शुरू हुई है और जो जितने लोगों ने पंडितों को भगाकर उनकी जमीन जायदाद मकानों पर कब्जा कर लिया है। मैंने स्वयं ने माँ बेताब घाटी में एक ऐसे ही पीड़ित की वीडियो रिकॉर्डिंग की थी। उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये सब पाकिस्तान के भेजे हुए लोग हैं। इनको वहां के राजनेताओं ने उनको आधार कार्ड बनवा दिया है और उन्होंने झूठे डॉक्यूमेंट तैयार करके और पंडितों की जमीन जायदाद पर कब्जा कर रखा है। जब इस बात की जांच पड़ताल शुरू हुई तो उन्होंने ये करने के लिए कि हिंदुओं को इतना डरा कर रखो कि वो कभी पंडित वापिस ना आए, इसलिए पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित लश्कर ए तौबा के उसमें छत्रछाया में ये आतंकवादी हमला किया गया। और ये हमला जानबूझकर धर्म पूछ कर किया गया। क्यों, आज तक का इतिहास है, इतने दिन से आतंकवादी घटनाएं वहां हो रही हैं, पाकिस्तान के एजेंट्स वहां आकर खून खच्चर कर रहे हैं, लेकिन कभी भी धर्म पूछकर गोली नहीं चलाई गई। और इससे ये पता लगता है कि इसके एकमात्र उद्देश्य ये था कि जो सरकार पंडितों के मामले में दखल करके उनकी संपत्ति को वापस दिलाने का प्रयास कर रही थी, उससे डराने के लिए पाकिस्तानी ISI के एजेंट जिन्होंने उनके जमीन जायदाद पर कश्मीर में कब्जा कर लिया है, अब उनकी जान छूट रही है और भागते फिर रहे हैं। और राजनीतिक दबाव, पहले तो वो राजनीतिक पार्टियों का उपयोग करके किसी तरह मामले को रफा दफा करा देते थे, लेकिन अब जो है ये आर पार की लड़ाई हो गई है। दो फ्रंट पर, एक भीतर और एक बाहर। और बाहर इनके मुखियों को, इनके सरपरस्तों को जब तक जमींदोज नहीं कर दिया जाएगा, मोदी जी का संकल्प। बिल्कुल डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से पिछले 10 सालों में डिप्लोमेटिक सेटअप को बनाया है,
डिप्लोमेसी को मजबूत किया है, कूटनीति को मजबूत किया है। उससे यह अंदाजा लगता है कि भाई पीएम मोदी जो हैं वो दोनों चीजों पर विश्वास करते हैं, चाहे वो डिप्लोमेसी हो या फिर मिलिट्री एक्शन हो। वो हुआ भी है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट स्ट्राइक हो, ये चीजें दिखाई भी गई हैं, दर्शाई भी गई हैं और बताई भी गई हैं, सबके सामने हैं। यहां पर पहले डिप्लोमेटिक तरीके से हिसाब बराबर किया है, बदला ले लिया गया है। क्या ये मिश्रण है डिप्लोमेसी का भी और मिलिट्री का भी? देखिए, मिलिट्री को तो उन्होंने खुली छूट दे दी है जी। वो क्या एक्शन लेंगे, कब लेंगे, इसका तो मतलब सीधा सीधा है कि मिलिट्री एक्शन तो अवश्य होगा। लेकिन इसमें एक और एयरफोर्स, नेवी, थल सेना, इसके अलावा एक फोर्स है सिंगल मैन फोर्स, वो है डोवाल जी की। वो जो रंग खिला रहे हैं वो किसी को पता नहीं है क्या हो रहा है। यही एक कारण है कि मिलिट्री एक्शन भी होगा तो निश्चित रूप से भारत की सेनाओं को लगभग शून्य उसमें नुकसान होगा। अगर पाकिस्तान ने मिसाइलें छोड़ी, इस बात की पूरी पुख्ता व्यवस्था कर ली गई है कि वो उन्हीं के आसमान में फट जाएंगी। रहा सवाल एक और महत्वपूर्ण चीज है जो भारत की डिप्लोमेसी का महत्व बताता है, वो ये है कि चाइना से जब हमारे डिप्लोमेटिक चैनल ने रिक्वेस्ट की कि आप जो है अपने हवाई पट्टी का, ग्वादर का और दूसरी जगह का उपयोग पाकिस्तानी उनको ना करने दें, क्योंकि हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं है। पाकिस्तान द्वारा जो पाले पोसे गए आतंकवादी हैं उनको हम करना चाहते हैं। यही आतंकवादी वो है जिन्होंने चीनी इंजीनियरों को मार दिया था। हम उनका खात्मा करने आ रहे हैं। ठीक है, मैं फिर से आता हूं आपके पास, फिर से मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे। यूएस सिक्योरिटी काउंसिल में आज अहम मीटिंग होनी है और भारत पाक के बीच तनाव पर काउंसिल में चर्चा होनी है। देखिए, पहले भी इन्होंने वहां पर निंदा व्यक्त की थी और सुरक्षा परिषद बंद कमरे में विचार विमर्श करेगा। सूत्र बता रहे हैं जो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव हो रहा है उस पर अब न सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच ही बैठकें और चर्चाएं हो रही हैं, बल्कि यूएनओ में भी हो रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हो रही है। और यही वजह है कि आज यूएस सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक होनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक होती है, पूरी दुनिया में सुरक्षा के मद्देनजर इस बैठक को किया जाता है। इसमें कई देश शामिल होते हैं, उनके प्रतिनिधि होते हैं और जब किसी देश में इस तरह की परिस्थितियां बनती है या तनाव बनता है, उस वक्त ये फैसला लेने में सक्षम होते हैं, खास तौर पर सुरक्षा के मद्देनजर। यही वजह है कि बैठक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। भारत पाकिस्तान को लेकर जब ये बैठक होगी और उस बैठक के बाद इसका निष्कर्ष क्या होगा, इसका आउटकम क्या होगा, इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये देखना दिलचस्प है। फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी बने हुए हैं। एक बार फिर से मैं डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी के पास जाकर इस पर भी डिस्कस करना चाहूंगा। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, बहुत महत्वपूर्ण बैठक होनी है क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब कोई मुद्दा पहुंचता है वो बड़ा मुद्दा होता है। अब मैं आपसे जरा ये भी समझना चाहूंगा, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ये मुद्दे तो जाएंगे ही जाएंगे, डिस्कस तो होगा ही होगा। भारत इस पर विश्वास भी करता है, डिप्लोमेसी पर या जो बड़े लेवल पर फैसला लिया जाए उसका पालन भी करता है। जो इंटरनेशनल नॉर्म्स होते हैं, जो नियम होते हैं, उनका पालन भी भारत सही ढंग से और ईमानदारी से करता है। लेकिन यहां पर जो स्थिति है, क्या उसमें भारत की स्थिति पूरी तरह से पहले से ही स्पष्ट है? बिल्कुल स्पष्ट है। देखिएगा, जहां तक सुरक्षा ये संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग का सवाल है, रूस यूक्रेन का युद्ध नहीं बंद कर पाया, इजराइल और हमास का युद्ध बंद नहीं कर पाया। एक ऑफिशियल ईयू कहिएगा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनकर रह गया है। रहा सवाल, हम अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स का पूरा पालन करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं, प्रतिबद्ध हैं, किंतु देश की रक्षा और सम्मान के और हमारे संवैधानिक ढांचे पर आज पहुंचाने के मामले में हम जिस तरह से इजराइल ने कोई समझौता नहीं किया था, हम भी नहीं करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, भारत की डिप्लोमेसी कितनी ताकतवर है जो कभी सोच भी नहीं सकता। मैं आपको ताजा खबर बता दूं कि 1859 में 1849 में विक्टोरिया रानी को जो महाराजा दुलीप सिंह जी ने कोहिनूर का हीरा भेंट किया था। अब ताजा खबर ये है कि वहाँ की मिनिस्टर ने लीशा लैंडी ने अभी घोषणा की है कि अब भारत के साथ कोहिनूर हीरा वापस करने की कार्यवाही चल रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारी डिप्लोमेटिक चैनल कितनी पावरफुल है। वो किसी भी कीमत पर
राष्ट्र की सुरक्षा और हमारे देश के नागरिकों की रक्षा के लिए कोई समझौता नहीं कर सकता। सुरक्षा परिषद चाहे डॉक्टर जितना राम भी श्रीवास्तव जी, पटक कर ले। कल जब आप हमारे साथ डिबेट में थे उस समय आपने कहा था कि अगले 72 घंटे के अंदर भारत एक बड़ा कदम उठा सकता है, भारत जवाब दे सकता है, मिलिट्री एक्शन कर सकता है। क्या अब मैं 48 पर आ जाऊं सर? ये आपका निजी आंकलन? बिल्कुल आ जाइए आप। चालू हो गया है मामला, बलूचिस्तान में देख लीजिएगा, करीब 160 लोग जो हैं आर्मी के वहां पर कल हताहत हुए हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा में देख लीजिएगा, गिलगित वहां पर देख लीजिएगा। ये सब जो है ना, उनके ऊपर चारों तरफ से आक्रमण हो रहा है। और ये कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है? हालांकि पाकिस्तान तो चिल्लाएगा कि इसमें भारत का योगदान है, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश में मुक्ति बाहिनी खड़ी हो गई थी, इसी तरह से ये बलूच लिबरेशन आर्मी आ गई है, क्योंकि वहाँ हजारों लोगों को इन्होंने मार के फेंक दिया है, गायब कर दिया है। घर घर से जो युवक हैं वो मैदान पर उतर आए हैं और वो इनकी नाक में दम कर रहे हैं। और इसलिए मेरा अनुमान है कि अगले 48 घंटे में देखिए इनके कहां अड्डे जो हैं हमारी मिसाइलें खत्म करेंगी, ऐसा मेरा अनुमान है। ठीक है डॉक्टर, और ये बहुत आवश्यक है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने समय दिया, आप हमारे साथ जुड़े और इन बड़े पहलुओं पर, इन बड़ी बातों पर चर्चा की, अपना जो अनुभव है वो हमारे साथ साझा की। लेकिन डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी ने साफ कर दिया है कि अगले कुछ घंटों में कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। हालांकि इनका अनुभव है, इनका पर्सनल व्यू पॉइंट है, लेकिन देखना ये दिलचस्प है कि सरकार का अगला बड़ा कदम क्या होगा। अगली बड़ी खबर, पंजाब और हरियाणा के बीच जल विवाद लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। आज पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र भी है और इसी मुद्दे को लेकर यह विशेष सत्र बुलाया गया है। पानी को लेकर विशेष सत्र बुलाया गया है। पंजाब के अंदर पहले सर्वदलीय बैठक भी हो चुकी है, उसमें सभी दलों का समर्थन भी मिला है। हर एक पार्टी का, हर एक राजनीतिक दल का समर्थन पंजाब सरकार को मिला है। लेकिन अब जबकि विशेष सत्र बुलाया गया है तो असेंबली में जब इस पर चर्चा होगी तो चर्चा में कितना समर्थन होगा सरकार के साथ, इस पर जब प्रस्ताव लाया जाएगा तो क्या उस प्रस्ताव का समर्थन भी मिलेगा या नहीं, ये देखना होगा। हालांकि इस पर पहले भी कांग्रेस ने साफ कर दिया है। उन्हां दीयां वडमुल्लियां सेवावां तो वांझे हो गए हैं। सानू यतन करना चाहिए है कि असीं इन्हां विछड़ियां शख्सियतां दे पचिन्हां ते चलदे होए लोकां दी सेवा विच हाजिर रहीए। यही उन्हां प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होवेगी। जम्मू ते कश्मीर दे पहलगाम विखे मिति 22 अप्रैल 2025 ਨੂੰ बैसरण घाटी विखे होए अतवादी हमले दौरान देश के निर्दोष नागरिकों के मारे जाने का सानू सब नू गहरा दुख है। निहत्थे सैलानियों ते अतवादियों वालों कायरतापूर्वक हमले की यह सदन निंदा करता है अते मृतकों के परिवारों नाल गहरे दुख का प्रगटावा करता है। यह सदन उम्मीद करता है कि इस हमले के दोषियों नू बनती सजा लई केंद्र अते सूबा सरकारां कोई कसर बाकी नहीं छड्डणगीआं अते अजिहियां घटनावां दोबारा ना वापरन अते नागरिकों की सुरक्षा यकीनी बनाउण लई हर संभव यतन करनगीआं। असीं परमात्मा अगे अरदास करदे हां कि वह इन्हां विछड़ियां शख्सियतां दीयां रूहां नूं अपने चरनां विच निवास बख्शण, उन्हां दे परिवारां नूं चढ़दी कला विच रखण अते भाणा मनण दा बल बख्शण। जेकर सदन की सहमति होवे तां शोक प्रस्ताव सारियां विछड़ियां शख्सियतां दे परिवारां नूं भेज दित्ते जाण। हुण मैं समूह मानयोग मैंबर साहिबान नूं बेनती करदा हां कि इन्हां विछड़ियां रूहां की याद विच 2 मिनट मौन धारण करन लई खड़े होइए।
तो पानी को लेकर यह विशेष सत्र बुलाया गया, जिसकी लाइव तस्वीरें आपने देखी। अब जरा आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जहां पर पुंछ में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी है। सुरक्षा बलों ने 5 आईडी बरामद किए हैं और ये बड़ी सफलता पुंछ में मिली हुई है। पुंछ जिले के सुरनकोट में ये बरामद किए गए हैं, 5 आईडी बरामद किए हैं और बड़ी साजिश को नाकाम किया है, क्योंकि खबरें ये भी है कि ये जो आईडी वहां पर बरामद की गई हैं ये बिल्कुल ताजा है। ऐसे लगता है कि भाई ये जो घुसपैठ है ये अभी अभी हो सकती है या हुई होगी, या अभी अभी ये बॉर्डर पार से ये सारा सामान भारत में पहुंचा है, पुंछ में पहुंचा हुआ है। हालांकि जांच का विषय है, जब जांच एजेंसीज इसकी जांच करेगी, पुलिस इसकी जांच करेगी, उसके बाद ही ये स्पष्ट होगा कि ये जो सामान है ये पुंछ में कैसे पहुंचा, कहां से आया, किस रास्ते से आया और किसने लाया है, ये अलग अलग विषय हैं। हालांकि फिलहाल इस तनाव के बीच, जो भारत पाकिस्तान के बीच इस वक्त जो तनाव है, उस बीच पुंछ जिले में सुरनकोट में ये बरामदगी ये बताती है कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो बौखला गया है और अपनी बौखलाहट का प्रदर्शन बॉर्डर के इलाके से या तो घुसपैठ करवाकर या फिर इस तरह से सामान को यहां पर पहुंचाकर ये जता रहा है। चलो अब आपको बताएंगे, इससे पूरी जानकारी आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ वहां पर पकड़ा गया है, क्या क्या बरामद किया गया है, इसमें कौन कौन से ऐसे हथियार हैं, वो सब जानकारी आपके सामने है। देखिए, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। पुंछ जिले के सुरनकोट में ये बड़ी कामयाबी मिली है। ग्राफिक्स के जरिए ये मैं चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो कामयाबी हाथ लगी है। 5 आईडी जो है वो बरामद की गई है। आईडी वहां पर विस्फोट बरामद किया गया है। आईडी 2 स्टील की बाल्टी बड़े आकार की जो है वो भी बरामद की गई है। ये तमाम चीजें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 6 पैरा ने मौके पर ही नष्ट कर दिया, वहां पर इन सभी चीजों को नष्ट कर दिया है ताकि इससे कोई बड़ा नुकसान वहां पर ना हो सके। लेकिन बड़ी बात, मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। टिफिन आईडी 3 स्टील मौके पर ही नष्ट कर दी गई है। जब वहां पर टीमें पहुंची तो इन्होंने इसको नष्ट कर दिया। यूरिया युक्त 5 पैकेट जो है वो भी बरामद किए गए हैं। इस सामान में ये तमाम तरह की चीजें पाई गई हैं जो इस वक्त आपके सामने है। 5 लीटर का एक गैस सिलेंडर भी बरामद किया है। आप खुद अंदाजा लगाइए, पूरा सामान लेकर ये आतंकी इन इलाकों में पहुंचते हैं। इनके पास पूरा सामान होता है जिस आधार पर ये सरवाइव भी करते हैं। आईडी या फिर बाकी अन्य चीजें, 5 किलो का गैस सिलेंडर, एक दूरबीन को भी वहां से बरामद किया गया है, भी बरामद की गई है। आप खुद अंदाजा लगाइए किस तरह का सामान उनके पास रहता है। 2 वायरलेस सेट भी इस मौके से बरामद किए गए। 2 वायरलेस सेट भी थे, वो बरामद करने में भी सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तो आपने देखा किस तरह से साजिश को नाकाम किया गया है जम्मू कश्मीर में। यह आतंकियों की एक बड़ी साजिश हो सकती थी इस इलाके में, लेकिन जिस प्रकार से सुरक्षा बलों तक की बात पहुंची या सुरक्षा एजेंसीज तक ये सूचना पहुंची, उसके बाद तुरंत एक्शन लेते हुए इनको बरामद किया। और न सिर्फ बरामद किया बल्कि इनको डिफ्यूज भी कर दिया है, नष्ट कर दिया है, ताकि ये कोई बड़े नुकसान को वहां पर अंजाम न दे। इसके मद्देनजर ही ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। 5 आईडी जो है वो बरामद करने का काम किया गया है सुरनकोट में। इससे आप समझ सकते हैं कि जो आतंकी हैं वो फिर से किसी बड़े हमले की फिराक में थे या कुछ बड़ा करने की फिराक में थे, जिसका जवाब सेना ने दिया है, सुरक्षा बलों ने दिया है और उन सभी आईडीज को बरामद कर उनको नष्ट करने का काम किया गया है। आगे की जांच पड़ताल भी जारी की है। यह पता लगाया जा रहा है कि आखिर मामला कहां से जुड़ा हुआ है और किस वजह से ये यहां पर पहुंचे। ये तमाम पहलू इसके देखे जा रहे हैं। चलो फिलहाल एक और बड़ी खबर पंचकुला से इस वक्त आ रही है और ये आज पंचकुला में जो है वो कहीं ना कहीं दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। ब्लड डोनेशन कैंप में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे, ये बड़ी जानकारी है। मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचेंगे। पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहेंगे और ये ब्लड डोनेशन कैंप होगा जिसमें मुख्यमंत्री समेत अन्य नेता रहेंगे। आज ये पंचकुला दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। बहुत खास कार्यक्रम है, ब्लड डोनेशन कैंप है और इसमें खुद मुख्यमंत्री की तरफ से पहुंचा जाएगा। पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे और भी कुछ बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं
जो इस वक्त वहां पर मौजूद रहेंगे और ब्लड डोनेशन कैंप के जरिए जो ब्लड डोनेट किया जाएगा, एक समाज में एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की जाएगी। यही वजह है कि इन कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक आज होनी है। ये चंडीगढ़ में होगी और दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। हरियाणा सिविल सचिवालय में ये बैठक होने जा रही है। बैठक में रखे जाएंगे कई अहम एजेंडे, यानी कई एजेंडाज पर बातचीत होनी है। इस बैठक में कई मुद्दे होंगे हरियाणा की बेहतरी के लिए, हरियाणा के विकास के लिए और हरियाणा की जनता के लिए, जिन पर इस बैठक में डिस्कस किया जाना संभव माना जा रहा है। और यही वजह है कि बैठक में कई अहम जो एजेंडे हैं वो भी रखे जाएंगे। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वहां पर रहेंगे, उन्हीं की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है चंडीगढ़ के अंदर। और दोपहर 2 बजे का समय इस बैठक के लिए निर्धारित किया गया था। चलिए, संदीप गोयल इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। संदीप, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी है आपके पास, क्योंकि ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर हरियाणा कैबिनेट की बैठक, क्योंकि मुख्यमंत्री भी इसमें मौजूद रहेंगे। क्या जानकारी है आपके पास? देखिए शीतल, बिल्कुल आज मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी पंचकुला पहुंच रहे हैं उससे कुछ ही देर बाद, और वहां पर जो है रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और ये रक्तदान शिविर का जो आयोजन है वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर के जन्म दिवस के मौके पर जो है आयोजित किए जा रहे हैं। और पूरे हरियाणा के अलग अलग जिलों में अलग अलग मंत्री विधायकों की ओर से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसके बाद 2 बजे जो है नायब सिंह सैनी एक बड़ी बैठक लेने जा रहे हैं, जो है उसमें सीधे तौर पर हरियाणा में नई शराब नीति के तहत ये बैठक होगी। उसमें क्या कुछ नए जो है रेटों को बढ़ाने के लिए क्या कुछ पॉलिसी जो है नई सरकार लेकर आने वाली है, इस पर जो है बातचीत अधिकारियों के साथ होने वाली है। 2 बजे का समय रखा गया है जब नायब सिंह सैनी सचिवालय पहुंचेंगे। और उसमें जो सबसे ज्यादा जो राजस्व विभाग है, कैसे उसको बढ़ाया जा सके, कैसे सरकार अब जिस तरह से अपने खाते को भरने का काम करने की दिशा में काम कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री लगातार जो सरकारी घोषणाएं हैं उनको लगातार जनता के बीच पहुंचाने की बात कह रहे हैं। और ऐसे में सरकार का जो बजट है वो लगातार जो है बढ़ रहा है। और इसको कैसे सरकार अपने बजट को पूरा कर सके, कैसे अपने खातों को जो है उनको भर सके, इसको लेकर भी सरकार अब अलग अलग तरीके से जो है पैसे का जो लेन देन है उसको बढ़ाना चाहती है। और उसी के तहत अब सरकार जो है शराब नीति के तहत अब नई दरों को जो है लागू कर सकती है। ये कहा जा रहा है कि आज की बैठक जो है इसी चीज को लेकर होने वाली है और उसमें नई नीतियां जो है उसमें शामिल की जा सकती है या कुछ नई चीजें देखने को मिल सकती है। तो देखने वाली बात होगी, लेकिन 2 बजे का समय रखा गया है जब अधिकारी इस बैठक में मौजूद होंगे और खुद मुख्यमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे होंगे। बिल्कुल, उसके अलावा संदीप, बहुत सारे मुद्दे हरियाणा में हैं। बहुत सारे वर्ग भी हैं, जिसमें किसानों का वर्ग है, जवान हैं, पहलवान हैं या फिर युवा हैं, क्योंकि बेरोजगारी के मामले में देखा जाए तो हरियाणा काफी पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। 100 दिन का ज्यादा वक्त इस सरकार का हो चुका है। नायब सिंह सैनी लगातार कदम उठा भी रहे हैं। इस और किस तरह से काम हो रहा है सरकार के अंदर, क्या नीति है, किस पॉलिसी के तहत काम किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल, नायब सिंह सैनी की जो सभाएं हो रही हैं उनमें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अपने 6 महीने के कार्यकाल का जो लेखा जोखा है वो रखने का काम कर रहे हैं। तो वहीं उन्होंने ये भी वादे किए कि 100 दिन में सरकार ने जो घोषणाएं की थी उनमें से 19 घोषणाओं को वो धरातल पर उतार चुके हैं। और जो रोजगार की बात हो तो उन पर भी सरकार काम कर रही है। और पहले दिन जब उन्होंने शपथ ली उससे पहले जो है करीब 2500 से अधिक युवाओं को जो है ज्वाइनिंग लेटर देने की बात सरकार ने कही। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो सरकार की ओर से की जा रही हैं, लेकिन उनको अमली जामा पहनाने के लिए सरकार को जो है अपने खाते में जो है जो पैसा है उसको बढ़ाना होगा, राजस्व को बढ़ाना होगा। इसके लिए सरकार काम कर रही है, चाहे वो जो है आयकर विभाग से जुड़ा हुआ मसला हो, चाहे फिर होम हाउस टैक्स से जुड़ा हो, बिजली डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हो, चाहे राजस्व से जुड़ा हुआ हो। इन चीजों पर अब सरकार ने अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है और कैसे वहां से रिकवर किया जा सके पैसा, और जो सरकार के खातों को जो खाली होते हुए नजर आए थे उनको भरा जा सके ताकि और ज्यादा विकास के कार्य हो सकें। ठीक है, शुक्रिया आपका संदीप ये जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल 2 बजे ये बैठक होने जा रही है। जैसे संदीप ने कहा, कई मुद्दे होंगे जिसमें इस बैठक में डिस्कस किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त उत्तर प्रदेश से, जहां पर आज 2 अहम बैठकें होनी हैं और विकास कार्यों, कानून व्यवस्था पर यह बैठक होगी। ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इस समीक्षा बैठक में शामिल होंगे और उन्हीं की अगुवाई में ये बैठक होगी। पहली बैठक दोपहर 12 बजे
कलेक्ट्रेट सभागार में होगी और उसके बाद दूसरी बैठक फिर से होनी है। ये दो बड़े मुद्दे रहेंगे, उत्तर प्रदेश का विकास और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा है, कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है। ये दो मुख्य मुद्दे हैं, इन्हीं पर बातचीत होनी है, इन्हीं पर फोकस किया जा रहा है। उसके अलावा कुछ और भी चीजें होंगी जिस पर डिस्कस किया जाना तय माना जा रहा है। चले, रजाबाद संवाददाता लखनऊ से फोन लाइन पर हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। रजा, बैठक होनी है, न सिर्फ एक बल्कि दो या उससे अतिरिक्त हो सकते हैं। क्या मुद्दे हैं? लॉ एंड ऑर्डर, विकास और इसके अलावा ऐसी क्या चीजें हैं जिनको डिस्कस किया जा सकता है? रजा, आप सुन पा रहे हैं? चले, रजा तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बड़ी बात है कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बैठक की जानी है। बड़ी खबर, अलीगढ़ एयरपोर्ट पर ट्रेनिंग का फ्लाइट जो है वो क्रैश हुआ है। विकास, बड़ी खबर, अलीगढ़ एयरपोर्ट पर ट्रेनिंग का फ्लाइट जो है वो क्रैश हुआ है। विकास कार्यों अलीगढ़ एयरपोर्ट पर ट्रेनिंग का फ्लाइट क्रैश हुआ है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है। अलीगढ़ एयरपोर्ट पर ट्रेनिंग का ये जो ट्रेनिंग की फ्लाइट है वो क्रैश हुई है और अलीगढ़ एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ है जहां पर एक फ्लाइट जो है वो क्रैश हुई है। ये ट्रेनिंग की फ्लाइट बताई जा रही है जो क्रैश हुई है अलीगढ़ एयरपोर्ट पर। और मिनी एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान दीवार से ये प्लेन टकराए हैं। अलीगढ़ में दीवार से ये प्लेन टकराए हैं। ये मिनी एयरपोर्ट है और ये ट्रेनिंग का ही वहां पर जो फ्लाइट है वो क्रैश हुई है। ये बताया जा रहा है कि जब लैंड कर रहा था उसी समय दीवार से जा टकराता है, उसके बाद यह हादसा हुआ है। तो इस दौरान फिलहाल पायलट वहां पर मौजूद थे, प्लेन में जब उड़ान भर रहे थे। थाना बहुआ खेड़ा क्षेत्र के धनीपुर हवाई अड्डे की एक घटना सामने आई है जहां पर एक जो फ्लाइट है वो क्रैश होने की बात बताई जा रही है। लैंडिंग के दौरान दीवार से ये प्लेन जो है ये टकराया गया है। ये ट्रेनिंग का प्लेन है और अलीगढ़ में ट्रेनी विमान जो है वो क्रैश हुआ है। ये ट्रेनी विमान है जिस पर लोगों को ट्रेन किया जाता है, उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। इसी को लेकर इस विमान का इस्तेमाल होता है, लेकिन फिलहाल वो क्रैश हुआ है। इस पे एक जो पायलट था वो मौजूद था। तस्वीरें आपके सामने, ये इसी वक्त की तस्वीरें हैं जब ये क्रैश हुआ। उसके बाद क्या वहां पर हालात बने वो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा, जब ये क्रैश हुआ उसके बाद वहां पर तुरंत स्थानीय पुलिस पहुंची और साथ साथ जो टीमें होती हैं वो भी इस वक्त वहां पर पहुंची हैं। ये बताया जा रहा है कि जब ये लैंड कर रहा था उसी समय दीवार के साथ टकराया और दीवार के साथ टकराने के बाद ये जो प्लेन है ये हादसे का शिकार हो गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, ये एक छोटा विमान है जो सिर्फ प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेनी विमान है जिस पर लोगों को ट्रेन किया जाता है। तीन 3:10 पर पायनियर फ्लाइंग एकेडमी का एक जहाज PNH पापा नवंबर होकर, जिसमें एक अकेला स्टूडेंट सोलो फ्लाइट कर रहा था, वो जो है लैंडिंग के टाइम बाउंड्री से टकरा के दुर्घटनाग्रस्त हो गया। स्टूडेंट बिल्कुल सेफ है, कोई आग नहीं लगी है और बाकी अग्रिम कार्यवाही जारी है। भीषण अग्निकांड का मामला है उत्तर प्रदेश के कानपुर में। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत इसमें हुई है। इस घटनाक्रम में मृतकों में माता पिता और उनकी 3 बेटियां शामिल हैं। एक ही परिवार के ये सभी लोग मौजूद थे। 3 मौत की आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो चुकी है और 2 अभी अनुमानित हैं।
और ये बताया जा रहा है कि ये सभी 5 लोग एक ही परिवार से ताल्लुक रखते थे और जब ये आग लगी उसके बाद ये 5 लोग आग की चपेट में आए हैं। अभी तक मृतकों में माता पिता और उनकी 3 बेटियां बताई जा रही हैं, जिनमें 3 की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। ऑफिशियली इसका जो पुष्टि है वो हो चुकी है, लेकिन अभी भी 2 ऐसी लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है, उनकी अभी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। इसकी जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। ये 5 मंजिला इमारत थी, बहुत बड़ी इमारत थी, जिस पर अचानक से आग लगती है। शॉर्ट सर्किट की वजह से इस इमारत में आग लगी और आग लगने के बाद वहां पर जो माहौल है वो एकदम से गर्मा गया, हड़कंप मच गई। आसपास के लोग वहां पर पहुंचे। जगह ये ज्यादा पॉश बताई जा रही थी, गलियां जो है वो काफी ज्यादा वहां पर तंग गलियां थी, जिस वजह से फायर ब्रिगेड को वहां पर पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। उसके बाद ही फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची। उसके अलावा जो रेस्क्यू ऑपरेशंस की टीमें होती हैं, चाहे वो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या बाकी अन्य संबंधित टीमें हों, वो पहुंची और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कर फिलहाल कुछ लोगों को सकुशल बाहर निकाला, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें 5 लोग हैं जो एक ही परिवार से हैं। 3 की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, 2 का अभी होना बाकी है। और भैया मैं तो अपने घर में थी, अभी मुझे पता चली कि यहाँ आग लग गया, मुझे परिवार फंसे, मैं भागी आई। अब परिवार वाले तो रो रहे हैं कि मेरे बच्चे फंसे हैं। अब ये यहाँ अंधेरा भी है, कुछ दिख भी तो नहीं रहा है। अब देखो क्या है भैया, अब इन्हीं लोगों से पूछ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। अरे भैया तो जब सब गंभीरता से लेगा, मुख्यमंत्री तो लेंगे, वो तो पूरे सबके तो मुख्यमंत्री है ना भैया। क्या आपको जानकारी है? हमें जानकारी है, तो मैं तो भाग के भी दौड़ के अभी हम परिवार से मिल के आ रहे हैं। वो बता रहे मेरा परिवार फंसा है, वहाँ अंदर है। हमें इसकी सूचना मिली, हम थे बिनेम लखनऊ में थे, जैसे लौटे अभी हम आए तो देखा, बड़ा अफसोस, बहुत दुखद भरी घटना है ये। इसके लिए शब्द भी नहीं निकल रहे। बहुत अफसोस हो रहा है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, शायद ऊपर 3, पूरा परिवार ही अंदर है। बहुत दुख है इसके लिए। जी हमें पता चला 5 लोग हैं, पूरा परिवार ही है, शायद माता पिता और 3 बच्चे हैं। तो बस उसी के लिए देख रहे हैं। बहुत दुख भरी घटना आई है और प्रशासन, अभी हमने वही पता करा तो कह रहे आग पे तो कंट्रोल हो गया है, शायद मिल नहीं रहे थे तो अब मिल गए। बाकी प्रशासन से हम यही कहेंगे कि इसके ऊपर थोड़ा सा देखा जाए कि क्या है और क्यों हुआ ये। अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुआ है तो कहाँ कमी रही है, तो उसका प्रशासन से हम कहते हैं कि इसको देखा जाए, कि इसको टीम से कहते हैं। अभी तक देखिए लगभग 5 लोगों को यहाँ से निकाला गया है और निकाल करके उनको हम लोगों ने बर्न यूनिट जो उसला है वहाँ भेजा है। वहाँ चिकित्सक द्वारा उनको चेक किया जाएगा, फिर जो आवश्यकता अनुसार आवश्यक विधि कार्रवाई है वो की जाएगी। और चूँकि लगातार रात में लगभग 8 बजे से लेकर भी सुबह के 5:30 हो रहे हैं, लगभग लगातार क्या कहते हैं 8 घंटे पुलिस ने काम किया है, सीएफओ ने, हमारी पूरी टीम ने काम किया है, एसडीआरएफ भी आ गई है और जो लोकल पुलिस है उसने काम किया है, हमारे दोनों एसीपी इंस्पेक्टर सब लोगों ने काम किया, बहुत मेहनत किया सबने और किसी तरह से आग पे काबू पाया गया है। अभी स्टिल पूरी जो काफ़ी आग है अभी इसके अंदर, तो अभी इसको दोबारा 2-3 बार इसको फिर से इसको पूरा सैनिटाइज किया जाएगा, फिर से आग जो थोड़ी बहुत बची धुआं है उसको। जो 5 लोग आपने भेजे उनकी कंडीशन क्या थी बता सकते हैं? निश्चित रूप से उनकी कंडीशन बहुत ही अधिक क्या कहते हैं जली हुई अवस्था में थी। अब उसमें जीवन है या नहीं है ये चिकित्सक ही बता पाएगा और उनको उर्सला में जो हमारे यहाँ बर्न यूनिट पे वहाँ भेजा गया है। वहाँ के बाद जो आगे डेस्टिनी होगी हाईलाइट जाएंगे, वो जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए 2 टूक में कहा है कि हम बदला लेंगे और बहुत जल्द बदला होगा। पाकिस्तान को राजनाथ सिंह की भी चेतावनी और देश जो चाहता है वह जरूर होगा। राजनाथ सिंह ने यह बड़ा बयान देते हुए कहा कि जो देश चाहता है, जिन भावनाओं के साथ देश पाकिस्तान का बदला चाहता है, उन्हीं भावनाओं के साथ जवाब दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बड़ा बयान बताता है कि सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने में प्रतिबद्ध नजर आ रही है और पिछले कुछ दिनों में जो रणनीति सरकार ने तैयार की है उस रणनीति पर निरंतर काम हो रहा है और राजनाथ सिंह ने भी इस पर मोहर लगाई है। उन्होंने कहा है कि हमला करने वालों को जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी में मैं आगे बढ़ूंगा। पीएम मोदी भी उसी भाषा में जवाब देंगे, पहले भी दिया है और आज भी देंगे, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है। रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं।
और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। और आप सभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। साथियों, एक रक्षा तो आपने सुना राजनाथ सिंह ने कैसे पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी और कहा कि बदला जरूर लेंगे और बहुत जल्द ये बदला लिया जाएगा। न्यूज रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। नमस्कार।